Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 8.3 सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन. The early medieval period was also marked by many social and economic changes. आरंभिक मध्य काल में कई सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन भी देखे गए हैं. Socially, an important phenomenon of this period was the proliferation or increase in the number of caste. सामाजिक दृष्टि से इस काल को का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जातियों की संख्या में वृद्धि होना था. यह देखा गया कि इस काल में बहुत सारी जातियां अस्तित्व में आई. हाउ डिड इट हैपन? पर ऐसा हुआ कैसे? वन ऑफ द रीजन फॉर इट वॉज द इंक्लूजन ऑफ न्यूअर ग्रुप इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी. इसका एक प्रमुख कारण ब्राह्मणों में नए समूहों का समावेश रहा. It is suggested that as the number of land grants increased, new areas were brought under cultivation. ऐसा समझा जाता है कि जैसे जैसे भूदान, जमीन दान, भूमि दान में वृद्धि हुई, कृषि के दायरे में नए क्षेत्र भी आने लगे. It made local tribal people leave hunting as their main profession and take up agriculture. इसने स्थानीय नागरिकों को शिकार करना त्यागना तथा खेती करना, कृषि को अपनाने को प्रेरित किया. अब वह शिकार नहीं करते थे, अब वह खेती करते थे. They were then transformed into peasants and assimilated in the society of Sudras. वे कृषक के रूप में सामने आए तथा समाज में शूद्र के रूप में स्थापित हो गए. The land grant in fact resulted in movement and migration of Brahmins to different internal areas where they were able to introduce and enforce their Brahmanical social values. अब देखिए, वास्तव में भूदान की परंपरा ने विभिन्न आंतरिक प्रांतों में ब्राह्मणों के स्थान परिवर्तन तथा प्रवास को जन्म दिया, जहां वे अपनी ब्राह्मणवादी संस्कृति को पालते पोषते थे. The land grants also led to the increase in the number of कायस्थ class. भूदान ने कायस्थों की संख्या में भी बहुत वृद्धि की. The कायस्थ were basically scribes and they specialized in drafting and writing land grant documents. कायस्थ मूलतः लिपिक थे तथा भूदान के लेख पत्रों को लेखन में दक्ष थे. वो लोग जहाँ पे लैंड ग्रांट्स होता था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग लिखते थे. Naturally, with increase in the number of land grants, their importance also increased. स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे जमीन दान, भूदान में वृद्धि होती गई, कायस्थों के महत्व भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए, उनके भी महत्व बढ़ने लगे. आगे देखिए. But the most important feature of this period was the rise of a new class of people called the Rajputs, such as Chamans, Paramars, Pratihars, Chandelas, etc. किंतु इस युग की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता नए राजपूत वर्ग का उदय रहा, जैसे चौहान, परमार तथा चंदेल इत्यादि. Some historians believe that they were the descendants of various people of foreign invaders such as Shak, Kushanas, Hunas, etc., who had been coming to India from northwest during the different times of history. अब देखिए, बहुत से इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग विदेशी शासकों जैसे शक, हुण तथा कुषाण इत्यादि के वंशज थे ये, जो इतिहास में अलग अलग युगों में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से भारत में आए थे. These people gradually settled down in the region of Rajasthan and after intermingling with the Indian society,
emerged as a warrior class. धीरे धीरे ये व्यक्ति राजस्थान के निवासी हो गए। भारतीय समाज में शामिल होने के बाद योद्धा वर्ग के रूप में यह उभरे। There are others who treat them as a part of the Kshatriya Varn of the Brahmanical system. अब देखिए, कई इतिहासकार इन्हें ब्राह्मणवादी समाज के क्षत्रिय वर्ग के रूप में भी देखते हैं। But today, many scholars see a connection between the rise of Rajput class and the extension of agriculture activities in Rajasthan. किंतु आज वर्तमान में कई विद्वान राजस्थान में राजपूतों के उदय, कृषि गतिविधियों की प्रगति में कुछ संबंध मानते हैं। It is pointed out that with the spread of land grants, there was an increase in the number of agriculture settlements. देखिए, यह स्पष्ट है कि जो भूखंड दान करने में वृद्धि होने पर कृषि वस्तुओं में वृद्धि हुई, क्योंकि अब लोग ज़्यादा खेती करने लगे। As a result, many local chiefs came to acquire enough financial and political power to set up an independent authority. इसके वजह से परिणाम स्वरूप कई स्थानीय प्रमुखों के पास अपनी स्वतंत्र इकाई की स्थापना करने के लिए पर्याप्त आर्थिक राजनीतिक शक्ति थी। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, इन ऑर्डर टू acquire legitimacy and authenticity to their newly acquired position in the eyes of their subjects, they invited Brahmins from Gangetic and other regions to perform for them royal rituals and ceremonies, and in return gave them land and other things as fee, that is dakshina. अब देखिए, अब बोल रहा है, अपनी नई स्थिति की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने गंगा क्षेत्र के ब्राह्मणों को कर्मकांड, पूजा पाठ तथा शाही उत्सव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया तथा बदले में उन्हें भूमि दक्षिणा के रूप में दे दी। They also made Brahmins write about their illustrious ancestry, linking them with Lord Rama of the solar race and Lord Krishna of the lunar race to claim a dignified position of a warrior class. उन्होंने ब्राह्मणों को अपने विषय में राम सूर्यवंशी, कृष्ण चंद्रवंशी के वंशज होने के बारे में लिखने को प्रोत्साहित किया, जिससे वे योद्धा वर्ग में एक सम्मानजनक स्थिति को कायम रख सकें। आगे देखिए, Economically, the first phase, that is AD 750 to AD 1000, is believed to be as one of decline. आर्थिक रूप से प्रथम चरण 750 से 1000 ईस्वी पतन का काल माना जाता है। It is evident from the absence of coins for exchange and the decayed condition of towns in northern India. यह सिक्कों के आदान प्रदान उत्तर भारत में नगरों की वर्तमान स्थिति से पता चलता है। परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी। But in the second phase, after AD 1000, we notice a revival of trade activities. किंतु सन 1000 ईस्वी में द्वितीय चरण में इस व्यापारिक परिस्थितियों में सुधार की अवस्था को देखा गया। Not only do we come across new gold coins, there are also numerous references to trade goods and towns. न सिर्फ हमें नई मुद्राओं की प्राप्ति होने बल्कि व्यापारिक वस्तुओं, नगरों का भी विवरण मिलता है, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। What could be the reason for it? There seem to be two main reason for it. इसका क्या कारण हो सकता है? इसके दो मुख्य कारण प्रतीत होते हैं। One, there was increase in agricultural activities on account of land grants in fresh areas. देखिए, पहला,
भूखंड दान देने की प्रक्रिया के फलस्वरूप कृषि में वृद्धि हुई, जिससे हम वस्तु विनिमय के लिए अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति पाते हैं. It led to surplus production of goods for exchange. And second, the Arab traders had emerged on the coastal areas of India as important players in international sea trade. तथा दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जल व्यापार में भारतीय तटीय क्षेत्रों में अरब व्यापारियों का उदय हुआ. The Arab had acquired a foothold in Sindh in AD 712, and later, gradually, they set up their settlements all along the sea from Arabia to China. अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध में अपना राज्य स्थापित किया तथा धीरे धीरे उन्होंने अरब से चीन तक अपना औपनिवेशिक विस्तार किया. These settlements served as important channels for the sale and purchase of Indian goods, and thus helped in the growth of Indian external trade. In South India, the Chola kings maintained close commercial contact with Southeast Asia, Malay, Indonesia, etc., and China. चोल इन उपनिवेशिकों ने भारतीय उत्पादों के विक्रय तथा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा भारत के बाहरी व्यापार के प्रगति की में सहायता की. चोल शासकों के शासन काल में दक्षिण पूर्व एशिया, मलय, इंडोनेशिया तथा चीन के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध देखने को मिलते हैं.